नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे साथ जुड़ गए हैं अवनीश पीएन शर्मा जी। अवनीश जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर बहुत बहुत नमस्कार, सभी दर्शकों को प्रणाम। जी सर। और मैंने देखा कि आप पिछले दिनों 0 पॉइंट से वहां लाइव कर रहे थे। कोलकाता में थे या उत्तरपाड़ा में थे मुझे पता नहीं, लेकिन वहीं पर मौजूद थे। इसका मतलब ये है कि जमीन पर जो कुछ चल रहा है उसको आप साक्षात देख करके अनुभव करके लौटे हैं। तो कल सुबह वहां पहले चरण का मतदान होना है। तमिलनाडु में भी होना है, लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं बंगाल पर। लोगों की दिलचस्पी इसी में है। और जो मेरी जानकारी है अवनीश जी, आप पुष्टि करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जो 77 सीटें मिली थी 2021 में, उनमें से 58 सीटें इसी प्रथम चरण के पूरे क्षेत्र से मिली थी और बाकी की सीटें जो अगला 142 सीटों का चरण है 29 तारीख को, उसमें से मिली थी। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो मैक्सिमम जनाधार था 2021 में, वो इसी क्षेत्र में था। तो मैं जानना चाहता हूं आपसे कि अभी की वहां स्थिति क्या है। नंबर 2, क्या भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल करने के लिए इस क्षेत्र में लगभग 2 गुना सीटें लानी पड़ेंगी इस बार? बिल्कुल सर, देखिए ये सही है कि कुल जो विधानसभा है उसको दोनों चरण को अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। 10 सीटों का अंतर है। 152 में अब हो रहा है, 142 में जो सेकंड फेज है, फाइनल फेज है, उसमें होगा। लेकिन निश्चित तौर पर 77 सीटों में से 58 जो है वो इसी इलाके से आई है। ये कूच बिहार से लेके दार्जिलिंग से लेके ये तमाम इलाके। लेकिन अगर आप फर्स्ट फेज के इन 152 सीटों को देखें, करीब 26 क्षेत्रों में फैली हैं, 16 जिले इसमें शामिल है। तो इसमें जो मतदाताओं का एक अलग अलग संरचना है, उसमें अगर आप देखेगा तो सीमावर्ती, जो जिसे आप ये कह सकते हैं कि वो भाईजानों वाला जो इलाका है, जहां पर घुसपैठ एक समस्या है, बिल्कुल जमीनी समस्या है। इसी के साथ चाय बागान वाला एरिया है, जहां पर की ऐसे इश्यूज हैं जिसको प्रधानमंत्री खुद एड्रेस करके आए हैं, जैसे लीज पे उनको जमीनें अभी तक नहीं मिलना, और अपनी जमीनें यहाँ तक कि मकान जहां बना रखा है वहां पर उनका। तो एक मिक्स ये है। दूसरा मिक्स इसमें आप देखेगा तो अर्बन बंगाल भी है। अर्बन बंगाल के भी कुछ क्षेत्र हैं। तो ये इसी के साथ साथ जो एक ऐसा इलाका है, तो कुल मिला के ये जो मतदाताओं की संरचना है, तो ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सबसे उपजाऊ जमीन है, बल्कि वहां पर और गुंजाइशें बची हुई थी अनएक्सप्लोर्ड। तो ये जो 58 नंबर है, वो 58 नंबर, इसको अगर आप डबल की उम्मीद कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो परफॉर्म करके ले जाएगा। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि अगले में भी तो 142 है वहां पर भी, लेकिन वहां बीजेपी के लिए इससे पहले उपजाऊ जमीन नहीं रही है। लेकिन वहां कैसे परिवर्तन आया है, अभी इस पर भी बात करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो 152 सीटें हैं, इनमें बीजेपी को एक बड़ा जंप लगाने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है सर। कारण उसका ये है कि अगर आप टीएमसी के नंबर्स देखिए, जहां पर उन्होंने 2021 में बेस्ट परफॉर्मेंस किया है, तो लगभग 50 से 55 ऐसी सीटें हैं जिसमें उन्होंने बड़ी तगड़ी तगड़ी मार्जिन से सीटें निकाली। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि सारी विधानसभा पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये जो 152 इलाके हैं, अगर इसका 2021 वाला देखेगा तो भले इसमें 58 जीती है, लेकिन 84 ऐसी सीटें रही हैं जहां पर तृणमूल से वो 10,000, 8,000, 20,000 के ही अंतर से रही है। लाख, 2 लाख, 4 लाख, 50 और 70,000, 80,000, ऐसा नहीं है। तो ये जो गैप जो ज्यादा का नहीं है, अगर इसमें बीजेपी ऊपर जाती है तो निश्चित तौर पर ये 58 जो है ना, वो बड़ा रैपिडली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और इसीलिए लोग इस 152 में शतक की उम्मीद
लगा के बैठ रहे हैं। बीजेपी कहीं इस पर आ गए अगर कंजर्वेटिव तरीके से ही अगर आप जोड़ लें। और एक जो फीलिंग ये है कि पहला फेज या दूसरा फेज, पहला फेज कितना तय कर देगा सर, इससे पहले क्या है कि चाहे पहला फेज हो चाहे दूसरा फेज हो, है तो इलेक्शन ये पूरे बंगाल का। बंगाल में जो एक तासीर रही है मतदाता की, उसने हमेशा किसी को सत्ता से हटाने के लिए वोटिंग किया। कांग्रेस को उसने हटाया, लेफ्ट को ले आए, ये उसका प्रतिफल होता है। तो जो स्थिति 2011 में ममता बनर्जी ने लेफ्ट के सामने कर रखी थी, ऑप्शन दे लेके वो खड़ी हो गई थी और जनता लेफ्ट से अब पूरी तरह उब चुकी थी, वही स्थिति लगभग ममता बनर्जी की इस समय, और वो बड़ा साफ तौर पर हो रहा है। यकीन माने सर कि वेस्ट बंगाल इतना खुल के बोलेगा। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, जब आप कहीं जाते हैं 100-200 लोगों से मिलते हैं तो बट नेचुरल है, उनमें से बहुत सारे ऐसे सूत्र होते हैं जो कंटिन्यू कर जाते हैं, वो आपके सूत्र हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, बंगाल पिछले 80, 82, 84 घंटों में इस गति से वहां पर मोमेंटम बदल रहा है कि कुछ ऐसे इश्यूज जिस पर हमने आपके साथ भी कई बार बात किया, कई अलग अलग जगहों पर कहे, बहुत पहले से कहते आए कि अभी तक भावनात्मक जमीन पर हमेशा लड़ी जाती रही है बंगाल की लड़ाई, खासतौर से ममता बनर्जी ने तो ये किया ही किया। उसके पीछे काम, परफॉर्मेंस, किसी क्षेत्र की दुर्दशा, किसी की स्थिति खराब होना, ये फिर चर्चा के केंद्र में नहीं रह जाता। एक लंबे समय के बाद बंगाल की समस्याओं को एड्रेस कर रहा है और उस पर चुनाव लड़ रहा है। वो लॉ एंड ऑर्डर वहां मुख्य मुद्दा है। कर्मचारियों की 5वें वेतन आयोग की सैलरी बनाम 7वें वेतन आयोग की सैलरी एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकर मुद्दा बना बैठा हुआ है। छात्रों की स्थिति, पलायन की स्थिति, जिस तरीके से पलायन को बड़े स्मार्टली आप देखिए यूपी बिहार के माथे पर चिपका दिया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं पिछले 80, 82, 100 घंटों के भीतर जो एक मूवमेंट बंगाल में निकल के आया है थ्रू सोशल मीडिया, जिसमें बड़े बड़े ग्रुप्स जो पलायन करके गए हैं वो दीदी को एड्रेस कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, मुखर होके लोग बता रहे हैं। मैंने भवानीपुर में वॉक एंड टॉक किया, वहां पर घर के निकल के महिलाओं ने हमसे बात किया। ये बंगाल के चुनाव की राजनीति को थोड़ा बहुत भी समझने वालों के लिए एक नई चीज थी। हम इतने से ही बड़े उत्साहित थे, लेकिन हकीकत यह है कि पिछले 3-4 दिनों में इस खुलेपन की, इस जो अभिव्यक्ति की स्पीड बहुत तेज हुई है। तो बंगाल ने एज ए होल ये निर्णय ले लिया है कि ममता बनर्जी को अब सत्ता में नहीं बने रहने देना चाहिए। और उसके साथ एक तरीका ये भी है, भाजपा ने इसके बरक्स एक स्मार्ट काम 2 किए हैं, और जिसमें क्या है कि दीदी यानी ममता बनर्जी अब वो कर नहीं पाई, अब वो समय है भी नहीं उनके पास। भाजपा ने सर वहां पर एक काम किया कि जो बंगाली अस्मिता, बंगाली प्राइड और बंगालियत बनाम बाहरी, इसको लेके ये लड़ेंगी। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी ने क्या किया है कि उस बंगाली प्राइड को, खराब सड़कें, इंडस्ट्री न होना, पलायन, बजबजाती गंदगी, अराजकता और इन तमाम तरह की जो बंगाल जिसमें पीछे है और शेष भारत से वो किस तरीके से पिछड़ता जा रहा है, इसको कलंक बना के प्रस्तुत कर दिया बंगाली अस्मिता के साथ। तो उनके सामने अब ये है, और ये सब करने के लिए जिम्मेदार ममता बनर्जी। तो बंगाली प्राइड आज भी है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है भाजपा के लिए, जिस पर खेल जाती थी ममता बनर्जी। ये वजह है। और एक चीज और सर, जब भय की बड़ी हम लोगों ने बात की, 2.5 लाख केंद्रीय फौजें, लोकल पुलिस को 5वें आउटर सर्किल में कर देना, इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से एग्रेसिवली उसने कहा कि अगर कहीं गोंद लगाया ईवीएम पर, अगर कहीं इतर लगाया तो बख्शे नहीं जाओगे, बात बात पर इस बात का प्रोविजन की रीपोलिंग हो जाएगी। उसके अलावा बाइकिंग को बिल्कुल बंद कर दिया, रात को 4 पहिया गाड़ियां बंद कर दी। तो 2.5 लाख जो फौज है, मैं तो उसे फौज कहूंगा, हालांकि ये चिंताजनक बात है कि बंगाल में चुनाव कराने के लिए करना पड़ रहा है, लेकिन सुरक्षा का अभूतपूर्व कदम, भाजपा का लोकल ग्राउंड पर
अस्मिता के साथ और किसी तरह हवाई बातों की बजाय परफॉर्मेंस, और वहां पर परफॉर्मेंस को सपोर्ट करने वाले नरेंद्र मोदी। देखिए सर, बंगाल में भाजपा का मतलब नरेंद्र मोदी, बहुत इसको अतिशोक्ति कोई न माने, ये सही है कि बिना फेज घोषित किए शुभेंदु अधिकारी स्टेब्लिश हो चुके हैं बंगाल में। वो बंगाली बेटे के नाम पर, बंगाली आइडेंटिटी, बंगाली चेहरे के नाम पर स्टेब्लिश है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हर एक सीट पर, जैसा कि ज्यादातर विधानसभा चुनाव में देखा गया है, नरेंद्र मोदी खुद लड़ रहा है। भाजपा के लिए जो ब्रांड की एक ताकत है वो नरेंद्र मोदी की है। भाजपा ने वहां किया क्या है, वो ये बताया कि देखो सेंटर की कौन सी योजनाएं यहाँ लागू नहीं है, कैसे हर घर जल वाली योजना जो सब पर लागू होनी चाहिए तो वो नहीं है, कौन कौन सी और उज्ज्वला योजना कितने आधे अधूरे तरीके से लागू है, फसल के जो बीमा योजना है किसानों के लिए वो कैसे यहाँ पर गलत है। इन बातों को कि आप एक बंगाली नागरिक होने के नाते किन चीजों से चूक रहे हो, ये बड़ा स्मार्टली भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ठीक उस समय किया जब ममता बनर्जी एसआईआर से भिड़ी पड़ी थी, जब ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन से लड़ रही थी, जब ममता बनर्जी यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट से भी लड़ रही थी। तो ये 2-3 चीजें भाजपा के पक्ष में जाती हैं। डर इसलिए भी समाप्त हो जाता है, मुखरता देखिए, इसका अर्थ यह है कि उन्हें पता है कि इनकी सत्ता नहीं आने वाली। और एक टेक्निकली बात है, जो लोग बंगाल से, हम लोग बाहर हैं, बाहर से बैठ के बंगाल के चुनाव और राजनीति को देखना समझना चाहते हैं, तो हम लोगों ने स्पोर्ट्स क्लब, कैरम क्लब, ये सब बड़ा सुना है। देखिए साहब, कैरम क्लब, स्पोर्ट्स क्लब अगर आप बंगाल के लिहाज से देखेंगे तो ये कोई ऐसा नहीं है कि ये टपोरियों का एक सिस्टम है और कुछ वहां पर टपोरी बैठे होते हैं, नहीं, यह बाकायदे इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सिस्टम है वेस्ट बंगाल में। वहां की पॉलिटिकल इकोनॉमी का, वहां की पॉलिटिकल एक्टिविटी का, इकोनॉमी एक्टिविटी दोनों बोल रहा हूं, अहम हिस्सा है ये। और तरह तरह के क्लब हैं। आप सोचें, अकेले कलकत्ता में 40,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड क्लब है, और इन क्लबों में कोई स्पोर्ट्स का क्लब है, कोई पूजा का क्लब है, कोई तमाम तरह के क्लब हैं। इनमें नंबर्स अच्छे खासे हैं सर। और अगर टोटल आप देख लीजिएगा तो लगभग 70 to 80% हाउस होल्ड में क्लब्स के नेटवर्क की पहुंच है, अलग अलग तरीकों से, कहीं म्यूजिक क्लब, कहीं स्पोर्ट्स क्लब, कहीं पूजा क्लब, कहीं कैरम क्लब। और आप सोचें कि ये कैसे औपचारिक रूप से है। वेस्ट बंगाल में सरकार, स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन करती है, 860 करोड़ सालाना का बजट है। वहां पर भी बीजेपी ने ये मैसेजिंग की है कि देखिए, आप अगर कोई कहे कि अरे भाई साहब फिर वो जो लेफ्ट का बनाया था वही गुंडे जो यहाँ आ गए, यही गुंडे कल को बीजेपी आएगी, बिल्कुल साहब, माफ कीजिएगा, अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये नेटवर्क खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म होगा। अब इनमें सारे के सारे अराजक नहीं है, इसलिए उस नेटवर्क पर भी आप सोचिए सर, महिलाओं का टेनिस क्लब अलग है, गोल्फ क्लब अलग है, और उसमें अच्छे खासे नंबर्स हैं। जिमखाना क्लब में अच्छे खासे नंबर्स हैं। तो इस जगहों पर भी बीजेपी ने जो इलेक्शन मैनेजमेंट अपना किया है, उससे मैं आपको अब भी बताऊं, ममता बनर्जी अपने उस सिस्टम का यूज नहीं कर पा रही हैं। और एक जो सबसे बड़ा घातक ममता बनर्जी की राजनीति के साथ हुआ है इलेक्शन के लास्ट मोमेंट में, दरअसल ये जो आईपैक का पूरा मामला था, उन्होंने जिस तरीके से अपने आप को विड्रॉ करने पर ये मजबूर हुए हैं। हालांकि वो ऑपरेट कर रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के घर से ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन तनख्वाह के साथ छुट्टी देना, एक्चुअली ये ममता बनर्जी ने अभिषेक के चक्कर में आईपैक को देने के बाद ये स्थिति जानते हैं सर, वो हो गई है कि घर की शादी था और बारात जानी है कल, सारा काम इवेंट कंपनी को सौंप दिया था, बारात से लेके, बैंड से लेके, गाड़ी तक। लास्ट मोमेंट में इवेंट कंपनी भाग खड़ी हुई है। इलेक्शन कैंपेन का पूरा जो मैनेजमेंट है वो ध्वस्त हो चुका है इस समय इनका, टीएमसी का, और उसके सामने इनका मजबूत है और ये एक्टिव है। हालांकि संख्या में इनका कम है, लेकिन चूंकि पार्टी के अंदर का जो लोकतंत्र है ना, जो एक सिस्टम है, वो उससे विधायकों को दूर कर दिया था ममता बनर्जी ने, अभिषेक बनर्जी ने। पार्टी पूरी तरह से कारपोरेट उस पर टिक गई थी। तो और 100 के लगभग उम्मीदवार इन्होंने बदले हैं। तो क्या ऐसा थोड़ी ना कि बात नहीं हो रही है तो वहां पर असंतुष्टि नहीं है।
कांग्रेस तृणमूल का ही एक विधायक कह रहा था कि ये सब दिन में हमारा काम करता है और रात में बीजेपी का काम करता है। संघ का एक जो अपना काम की प्रति घर कम से कम इलेक्शन के वोटिंग तक 5 बार मिलना है, जिसमें लोकल समस्याओं, मैं अपना एक निजी अनुभव बता रहा हूँ सर। मैं साल्ट लेक की तरफ गया तो एक परिवार जी। के यहाँ मैंने हम एक रात जानबूझ के बिताया भी, हमने वहां रुके थे। तो वहां 3 मेट थी, महिलाएं थी, तीनों गांव की। एक बंगाली के अलावा कुछ नहीं बोल रही थी, तो हमने थोड़ा दुभाषी का भी काम कराया। तो मैंने पता चला कि साहब वो तीनों के तीनों गांव जाएंगी, इलेक्शन के दिन छुट्टी चाहिए, और वहां पर वोट इसलिए देंगी कि वहां हिसाब किताब रखा जाता है वोट का। ये बात है मैं आपको बताऊं 12 तारीख की। आज है सर 21 तारीख। 2 दिन पहले उसी घर से मुझे फीडबैक मिला। ये मैं इसीलिए कह रहा हुआ है कि अब वो महिलाएं जाएंगी, हिसाब रखने वालों से अब उन्हें कोई डर नहीं है, और वो ममता बनर्जी यानी जो तृणमूल का विधायक उसको हटाने के लिए वोट करेगी। ये जो लास्ट मिनट मैसेजिंग हुई है, ये उस मूवमेंट को आगे बढ़ाती है कि बंगाल को परिवर्तन चाहिए। ममता बनर्जी अपने इसलिए उन्हें आना पड़ रहा है कि वो नेटवर्क, ममता बनर्जी ये चाह रही है कि हल्ला हो, हुड़दंग हो, सड़कों पर कुछ बवेला हो, कुछ तो हो, लेकिन वो संभव नहीं हो पा रहा है। वो कई तरीकों से संभव नहीं हो पा रहा है। तो मुझे लगता है कि 152 में अपने उच्चतम स्कोर को, और एक चीज, ये नॉर्थ बंगाल का पूरा इलाका, हम ये कहते हैं कि अर्बन बंगाल जो है वहां बीजेपी का, आप इस बार चौंकेंगे सर, अर्बन बंगाल भी बीजेपी के पक्ष में। और मैं एक चीज फिर कह रहा हूं, बीजेपी के पक्ष में नहीं, ये छोटी बात हो जाती। दरअसल बंगाल में माहौल यह है कि ममता को हटाना है। अब ममता को हटाना है तो सामने उसका आप कह सकते हैं कि भैया वो सूद उसका मिल सकता है कि बीजेपी फिर सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि वो इस समय दिखा रही। तो मुझे लगता है कि ममता बनर्जी न सिर्फ बूथ टू बूथ उनकी वो शक्ति नहीं रह गई है, वो दमखम नहीं रही है, और सेना में भी ये मैसेजिंग जा चुकी है कि हम हार रहे हैं। 800 लोग जिन्होंने हिंसा किया था पोस्ट पोल 2021 में, उनकी गिरफ्तारी। तो एक जो एश्योरेंस है कि अब भी हिसाब लिया जाएगा, सरकार बनने से पहले जो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि एक एक का हिसाब लिया जाएगा, वो अभी से दिखाई दे रहा है। तो होता है ना कि जब लड़ने वाले सिपाहियों को पता लग जाता है सर कि ये लड़ाई हम हारने जा रहे हैं, और जनता को ये दिखाई देने लग गया है कि ये हार रहे हैं, तो वो डर वाला जो बाउंड्री है वो समाप्त हो चुकी है। इसलिए ये बहुत तेज माहौल में परिवर्तन आपको पिछले 80-82 घंटों में, और ये हर बीतते घंटे के साथ बहुत मजबूत और मुखर होता जा रहा है। जी। वैसे कहा जाता है कि डूबते जहाज को छोड़ करके सबसे पहले चूहे भागते हैं, लेकिन आईपैक अगर अपना बोरिया बिस्तर बंद कर रहा है, और जो बताते हैं कि 2 दिन से तो उनका दफ्तर ही बंद है, और कर्मचारियों को मेल भेजी गई है, करीब 1400 कर्मचारियों को, और ये कहा गया है कि 10 मई को अगली मीटिंग होगी, उसमें तय करेंगे क्या करें क्या ना करें। इसका मतलब ये है कि ममता बनर्जी का जो बीच में बयान आया था, इस मेल की चर्चा करीब 6 दिन 7 दिन पहले भी आई थी। तब ममता ने कहा था कि नहीं नहीं सब काम कर रहे हैं। तो आईपैक और ममता बनर्जी के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है अवनीश जी, इसका मतलब ये भी निकाल लिया जाए। बिल्कुल। और इसमें देखिए किस तरह के इसमें बजट का खेल है, ये तो सबको पता ही है। लेकिन सर जिस तरीके से पूरी पार्टी, ममता बनर्जी ऐसे ही नहीं आईपैक के ऑफिस पहुंच गई थी, उस समय भी हम लोगों ने ही बात किया था। तो एक सवाल मैंने ही आपसे पूछा था कि सर आखिर किसी कारपोरेट में किसी पार्टी, ये तृणमूल के यहाँ तो छापा था ही नहीं, फिर भी ममता बनर्जी, तो वो मैंने अभी कहा ना कि विधायक तक पार्टी के अंदर सर एक हौसला होता है जब आप परिवार की तरह एक जो मालिकिन की तरह जब चलाई जाती है कोई चीज। किसी समय ये बसपा के साथ हुआ था, और तृणमूल के साथ अभी क्या है कि जो उनके विधायक है, मैंने कहा आपसे तृणमूल के विधायक भी उस नेटवर्किंग से, उनके अपना जो पार्टी का स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से उस पर काबिज हो चुका था आईपैक, और एक कंपनी की तरह अभिषेक इसको चलवा रहे थे आईपैक के माध्यम से।
तो अब जब आईपैक ने विड्रॉ कर लिया है या विड्रॉ करने पर मजबूर हुआ है, तो ऐसी स्थिति में अब आप समझिए कि संगठन को आदत ही नहीं रही ये काम करने की। मतलब बैनर कहाँ टंगेगा, किस साइज का टंगेगा, किस कैंडिडेट की कौन सी फोटो लगेगी, कहाँ लगेगी, कितना झंडा लगेगा, कहाँ माइक होंगे, यहाँ तक कि भाषण की स्क्रिप्ट भी आईपैक तैयार करके दे रहा, साथ में चलने वाले आईपैक के, रोज सुबह शाम कैंपेन करने वाले आईपैक के। तो आप बताइए फिर ऐसे में तृणमूल के संगठन का पब्लिक से जुड़ाव रहा कितना? क्योंकि वो तो फलाने मुशाय को जानती है ना, वो तो लोकल लोगों को जानती है ना पब्लिक। तो इस तरीके से जब ये लास्ट मोमेंट पे खत्म हुआ तो मैंने वही कहा, बारात उठनी है, घुड़चड़ी है और घोड़ी का इंतजार हो रहा है और पता चला कि वो इवेंट कंपनी फरार हो चुकी है। तो टीएमसी की ये हालत है। ऐसे में थोड़ा बहुत कमजोर संगठन के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी बूथ पर बहुत स्ट्रांग दिख रही है और यह देख के पब्लिक अब बोलने लगी, उसका भय समाप्त हो गया। इसलिए आपको वेस्ट बंगाल से जो जनता का मूड है वो बड़ा लाउड और क्लियर है और वो लगातार बोल रही है। ऐसा अब नहीं हो सकता कि ये मतों में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि इसमें एक अस्थायी भाव है। और एक चीज महत्वपूर्ण है जिस पर हम लोग बार बार शक खाते हैं या एक सवालों के घेरे में रहते हैं कि भाई साहब ये भद्रलोक का क्या रहा मिजाज रहेगा। तो भाई देखिए, भद्रलोक कभी लेफ्ट के साथ, कभी कांग्रेस के साथ, फिर लेफ्ट के साथ रहा। उसके बाद जो है वही तो आके ट्रांसफर हुआ ममता बनर्जी के राज में, तो भारतीय जनता पार्टी का उभार हुआ, ये वही भद्रलोक का वोट है। एक बड़ी मजेदार चीज है कि भद्रलोक की एक आदत होती है साहब कि वो जो सरकार बन रही है उसके साथ हैं, इस बात के लिए वो हामी भरना चाहते हैं। यानी जिसकी सरकार आने वाली है उसको वोट देने में वालों में वो शामिल होना चाहते हैं। इसीलिए भद्र लोगों का ये है कि जो साउंड करेगा कि इसकी सरकार आ रही है, नेचुरली उनका मत उसकी तरफ जाएगा। और यही वजह है कि बंगाल कभी क्लोज फाइट में नहीं रखेगा। इस बार सीटों का आकलन मैं नहीं करता सर, लेकिन बंगाल के अगर तासीर देखी जाए तो उसने जब भी लगाया है एक तरफा झाड़ू लगाया है। कांग्रेस को साफ किया तो लेफ्ट को लाया, लेफ्ट को झाड़ू लगाया तो ममता को लाया। तो मैं ये नहीं मानता कि 150, 140, 135 ये नंबर कोई बैठ के गिने। वेस्ट बंगाल जब भी मैंडेट देता है या देगा और इस बार भी देगा, वो पूरी तरीके से एक तरफा होगा। तो मैं उस रवायत को अभी भी कायम होते हुए देख रहा हूं, क्योंकि पिछले इन तमाम बीतते दिनों में ये बहुत तेज लाउड एंड क्लियर मैसेज आता जा रहा है जी। और आपकी क्या रिपोर्ट है अवनीश जी, ये झाल मुड़ी क्या गुल खिलाने वाली है? सर देखिए, मैं एक घटना का याद दिला देता हूं। नरेंद्र मोदी जी बिहार के चुनाव में वो जो अपना बिहारी गमछा उन्होंने निकाला हेलीपैड पर और 4 बार लहराया, सर वह मैंने पहले ही कहा आपसे कि बंगाल में भी ब्रांड मोदी थे भाजपा की तरफ से। बाकी उनके जितने लोकल टीम थी, आज वो लोकल टीम का एक चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में है, लेकिन पहला ब्रांड नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी जिस भाव की जमीन पर उन्होंने बिहार का चुनाव सेट किया, ये 10 रुपए की झाल मुड़ी, सर आप देखिए टीएमसी के मझोले नेताओं से लेके और ममता बनर्जी तक इसको एड्रेस करने पर मजबूर हो गई। ममता बनर्जी ने भोजन के नाम पे, आप सोचिए सर, जिस ममता बनर्जी ने बंगाली प्राइड और मछली को जोड़ने का प्रयास किया खाने के मामले में, नरेंद्र मोदी ने पूरे वेस्ट बंगाल को 10 रुपए के झालमुड़ी से वो झालमुड़ी इफेक्ट जो दिया है ना, वो क्या है कि नरेंद्र मोदी हर सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ये तो पहले था ही। नरेंद्र मोदी ने उस इबारत को बांग्ला में लिख दिया, आप समझे, उसको बांग्ला में लिख दिया। तो ये करने का काम उन्होंने किया है और पूरे बंगाल को उसके खान पान, उसके कल्चर, उसकी बंगाली अस्मिता, पहचान, आमार, झाल मुड़ी, अब वो नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो वो मछली तो नहीं करेंगे ममता बनर्जी, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी को उस मछली कांड का इलाज किया झालमुड़ी कांड से, जो कि एक तरह से उस नरेंद्र मोदी को जो हर सीट पर बंगाल में लड़ रहा है, उस बंगाली को और खटाक से उनके नजदीक कर दिया। तो ये जो बॉन्डिंग है ना सर, ये मोह माया का चक्कर है और नरेंद्र मोदी मोह माया बहुत तेज लगाते हैं।
वैसे तो सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, उत्तर कूच बिहार, दक्षिण कूच बिहार, रायगंज, इस्लामपुर, बालूरघाट, मालदा, मुर्शिदाबाद सभी पर नजरें रहेंगी, आसनसोल पर भी, बाकुंठा पर भी, पुरुलिया और बहरामपुर पर भी। लेकिन आपकी दृष्टि में मुर्शिदाबाद, मालदा ये इलाके और जो कुछ आदिवासी समुदाय है वो किस तरीके का बिहेव करने वाला है, खास तौर से मुर्शिदाबाद पर क्या आपकी नजर रहेगी, या कौन से एरिया हैं जिनको आप वोट करते हुए देखेंगे या जिनसे आप उम्मीद लगाएंगे कि वहां से इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ खास मिलने वाला है? नहीं सर, बिल्कुल देखिए, उत्तर बंगाल और थोड़ा सा इसमें दक्षिण बंगाल का भी इलाका है, जंगल महल वाला क्षेत्र जो है वो भी है। अब नेताओं की अगर बात करें तो भाई शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम ये सीट, और यहाँ 95% जो है SIR में नाम मुसलमानों के कटे हैं, ये भी एक सच्चाई है। उसको लेकर ममता ने बवाल भी किया था। तो नंदीग्राम एक बड़ी महत्वपूर्ण सीट है ही है। फिर आप देखिए तो खड़गपुर से दिलीप घोष जी बीजेपी के दूसरे बड़े नेता जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, और ये प्रदीप सरकार उनके सामने है, उनसे चुनाव लड़ रहे हैं। अग्निमित्रा पाल इसी इसमें है, फेज में है। TMC के तापस बनर्जी भी इसी फेज में है। हुमायूं कबीर इसी फेज में लड़ रहे हैं। तो मैंने शुरुआत में कहा कि इसमें जो है अर्बन बंगाल भी है, नॉर्थ बंगाल भी है, साउथ बंगाल का भी हिस्सा है। इसमें जो आदिवासी हैं वो भी हैं, इसमें जो है वो चाय बागान वाले जो हैं वो भी इलाका शामिल है, बड़े नेता भी शामिल हैं। तो निश्चित तौर पर जो लोकल समस्याओं पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है, ये जो मैंने पहले ही कहा कि बड़ा महत्वपूर्ण एक स्ट्रेटजी रही है। तो इसमें जो इलाके हैं जहां पर घुसपैठ समस्या है, जहां बदली हुई डेमोग्राफी एक समस्या है, मालदा हो गया, मुर्शिदाबाद हो गया, तो निश्चित तौर पर वहां वो फैक्टर है। और वहां एक और मामला है जिसमें मुसलमानों ने भी TMC से एक दूरी बनाने का एक मामला लिया है। हालांकि वो चाहते हैं कि बीजेपी हारे, उनका एकमात्र ध्येय है, लेकिन कुछ मामलों में वो TMC से भी नाराज हैं। और ऐसे में उनके पास एक विकल्प है, क्योंकि संदेश उन तक भी है कि ममता जा रही है, क्योंकि वो भी उसी समाज के हिस्से हैं। आप एकदम क्लियरली उसको जो हिंदू मुसलमान में अगर मत बांटिए, तो मैसेज उनके अंदर भी है कि ममता बनर्जी जा रही हैं, सत्ता इस बार उनके पास नहीं है। ऐसे में वो ये काम भी कर सकता है TMC को डेंट देते हुए कि वो फिर हुमायूं कबीर, और उनके भी 21 उम्मीदवार हैं, उनको देख ले, वो ओवैसी को देख ले, वो इन दोनों पार्टियों में नहीं है तो अपने मजहबी कोई उम्मीदवार है उसको देख ले। तो जैसे होता है ना कि भाई जब इनकी सत्ता जा ही रही है और हम उस काम को नहीं रोक पा रहे हैं, तो चलो फिर अपने भाईजान को ही दे देते हैं, अपने घर में ही अपना मत रख लेते हैं। तो ये भी एक फैक्टर आएगा। और मामला ये है सर कि SIR के बाद जो वोट शेयर का अंतर पड़ चुका है, अब सारा खेल 2-2.5-3% के टॉपअप पे है, और 2-2.5-3% का टॉपअप। और इस मामले में चाहे वो कांग्रेस हो, क्योंकि वहां पर आप देखिए अधीर रंजन चौधरी भी लड़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, लेफ्ट भी लगभग सीटों पर लड़ ही रही है। तो ये सारा कुछ डेंट अल्टीमेटली जाएगा TMC के खाते में। बीजेपी के पास केवल बढ़त है, और उसको टॉपअप की 2-2.5-3% की आवश्यकता बची रह गई है। तो अंक गणित भी ये बताता है, और अंक गणित जो सामने खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कि कल शाम तक जब वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद से ही महक आनी शुरू हो जाती है कि जलेबियां छन रही हैं कि क्या बन रहा है। कम से कम हम देख नहीं सकते बैलेट बॉक्स, तो महक तो आनी शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट पेज ही परिवर्तन का जो मोमेंटम है वो सेट कर देगा। जी। और अवनीश जी, चलते चलते जरा इस एक कहावत पर और जरा चर्चा कर लें, मरता क्या ना करता। जब ममता बनर्जी को पता है कि ये हालात पैदा हो गए हैं, और उनके समर्थकों को भी, जो पिछले 15 साल से लाभान्वित हैं, उपकृत हैं, वो फर्स्ट पेज के इस मतदान के दौरान कुछ गुंडागर्दी कर सकते हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी अपेक्षा किसी को नहीं है। हालांकि इंतजाम चुनाव आयोग के पुख्ता हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आशंका तो है। बिल्कुल आशंका है सर, और ममता बनर्जी बाज नहीं आएंगी। लेकिन एक चीज और भी है सर, आपने
वो कहा कि हालांकि इंतजाम बहुत हैं, वो तो एक बिल्कुल हर जगह मौजूद फैक्टर है। तो इंतजाम हैं, इसको हम सब ने देख लिया, इस पे खूब सारी बात हो गई, इसके नंबर्स हैं, डिप्लॉयमेंट्स हैं, सब है। बड़ी बात यह है कि क्या ममता बनर्जी यह सब कराने में अपने उस नेटवर्क का इस्तेमाल कर पाने में सक्षम हैं? सर, इन सारे काम को भी आईपैक हैंडल कर रही थी, सब कुछ। इसीलिए मैंने कहा कि संगठन के स्तर पर वो कम्युनिकेशन सिस्टम भी अब इस्तेमाल में नहीं था जो ममता बनर्जी ने टीएमसी के अपने दौर में बनाया था। ये जो क्लब्स है वो भी आईपैक से निर्देश पाते थे, अलग एक्टिविटी होनी है। तो मुझे इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि ममता बनर्जी अब भी पूरा प्रयास करेंगी, उनकी हसरत है, तमन्ना है, लेकिन वो एक्टिवेट नहीं कर पाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। जिसके पीछे दो कारण हैं, एक तो डिप्लॉयमेंट, दूसरा खौफ का कम होना, तीसरा उस नेटवर्क को इस्तेमाल करने की जो मैकेनिज्म था, उस मैकेनिज्म पर जो है वो ताला लग गया है और उसका फ्यूज उड़ गया है, जो कि आईपैक है। तो ऐसे में गंभीर कम्युनिकेशन लैकनेस है टीएमसी के कैडर के बीच में, एक बड़ा कंफ्यूजन है टीएमसी के कैडर के बीच में। कई जगह तो उन्हें ये कहते हुए पाया जा रहा है कि अब हम करें क्या, हमको क्या करना है, क्योंकि पर्ची बनाना, लोगों के घर देना, ये सब काम आईपैक कर रही थी। भाई, विधायक कैंडिडेट का कौन सा फोटो लगेगा, ये काम भी आईपैक कर रही थी। कहाँ चौकी सभा होगी, कहाँ ममता जाएंगी, कहाँ नहीं जाएंगी, किस साइज का झंडा लगेगा, कब मोटरसाइकिल जुलूस निकलेगी, कब क्या होगा, ये सब आईपैक कर रही थी। तो वो एक तरह से एकदम ब्लैंक हो गया है मामला पूरा जमीन पर। तो अनाप शनाप, इसलिए आपको कोऑर्डिनेशन नहीं दिख रहा है। ममता बनर्जी की भाषा देख लीजिए, प्रधानमंत्री को आपने देखा क्या कहा उन्होंने बंगाल में, जो उन्होंने शब्द प्रधानमंत्री के लिए उखाड़ना और उखड़ा ये सब जो इस्तेमाल किया, उसके साथ जो शब्द इस्तेमाल किया बंगाली में, अगर उसको मैं यहाँ कह दूं तो मारपीट हो जाएगी, है बड़ा, मतलब हम कह नहीं सकते। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि बीजेपी के सामने तृणमूल बिना, जैसे वो इंजन फेल और एक बड़ा जहाज जो है अब वो लहरों पर इधर उधर झूल रहा है। तो ये स्थिति हो गई है इलेक्शन के लास्ट आवर्स में, जबकि इस समय 24/7 बिल्कुल मामला ऊपर नीचे होना चाहिए था। तो ये एक बड़ा गंभीर अंतर है। तो मुझे नहीं लगता कि, मेरा पूरा विश्वास है वो चाहेंगी जरूर, लेकिन वो कर पाएंगी, इसमें बहुत बड़ा शक है। वो मैकेनिज्म उनके जो है वो नॉन एक्टिव है इस समय। सबकी निगाहें इस समय टिकी हुई है पहले चरण के मतदान पर, और दूसरा चरण भी अब दूर नहीं बचा है। इसके एक सप्ताह से भी कम समय उसका बचेगा। तो अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद फीडबैक देने के लिए भी, और चूंकि आप जीरो ग्राउंड पर भी थे तो आपने बिल्कुल सही बताया वहां के बारे में, जनमानस क्या सोच रहा है, बदलाव के बारे में। और मैं बता दूं, कार्यक्रम समाप्त करने से पहले, पंजाब के फाजिल्का से मेरे पास एक मैसेज आया कि हम बंगाल से हैं और जा रहे हैं वोट डालने के लिए, ममता बनर्जी को हटाने के लिए वोट डालेंगे। बड़ा स्पष्ट उनका मैसेज था, यानी फाजिल्का से चलकर लोग आ रहे हैं। ये बड़ी बात थी अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।